हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को। तो देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक करके देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मूल संविधान में ये तीनों प्रावधान नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। इसके तीन शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। आगे देखते हैं। संविधान के निर्माताओं के विचार, आदर्श और दर्शन को संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो मौलिक अधिकार में या डीपीएसपी में, प्रस्तावना में या मौलिक कर्तव्य में? किस में देखा जा सकता है? प्रस्तावना में। संविधान का इसको दर्पण बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। यह पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए और 22 जनवरी 1947 को अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। याद रखें, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र और आत्मा दोनों है। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को पलटते हुए यह व्यवस्था की प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो बेरुबारी संघ मामला में कहा था, गोलकनाथ मामला में, केशवानंद भारती मामला में, मिनर्वा मिल्स मामला में। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया, जिसमें यह ऐतिहासिक फैसला जो बेरुबारी के मामले में आया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में इसको पलट दिया गया। बेरुबारी 1960 के मामले में इसको नॉट पार्ट घोषित किया गया, बट केशवानंद भारती में इंटीग्रेटिव पार्ट इसको माना गया है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने बेरुबारी मामले के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। चौथा देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? इसमें देखिए क्या क्या। राज्य का अपना एक विशेष धर्म है, तो ऐसा नहीं है। राज्य धर्म विरोधी है, ऐसा भी नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। तो ऑप्शन सी इसमें बहुत ही सुटेबल है और बहुत सही माना जा सकता है। राज्य केवल बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता, तो ऐसा भी नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान आदर, सुरक्षा और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य शब्द का तकनीकी अर्थ क्या है? तकनीकी अर्थ इसका क्या है? देश में सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है। राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन बी देखिए, जो गणराज्य का अर्थ है, राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है। जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होते हैं। यही गणराज्य का मेन अर्थ है। गणराज्य का अर्थ राज्य का प्रमुख जो हेड होता है, भारत में राष्ट्रपति है, एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यह पद किसी राजा की तरह वंशानुगत नहीं होता।
सारांश देखते हैं इसका एक बार। जो स्रोत है पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, एक बार संशोधन हुआ है इसमें। न्यायिक स्थिति, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन संभव है, मूल ढांचे को छोड़कर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। भारत की जो प्रकृति है, एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे इसमें देखते हैं राज्य की प्रकृति कैसी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? राज्य का सर्वोच्च पद जो वंशानुगत राजा के पास होता है। देश का सर्वोच्च पद एक निर्वाचित व्यक्ति के पास होता है। देश का शासन सेना द्वारा चलाया जाता है। देश में केवल अमीर लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, देश का सर्वोच्च पद एक निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा होता है। गणतंत्र का सही मायने में अर्थ है कि राज्य का जो प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि सीधा चुनाव नहीं होता है जनता से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 1 है, भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 4। इसमें 2 बार ऑप्शन दिया गया है, ये गलती है, टाइपिंग मिस्टेक। तो भाग 2 में नागरिकता को परिभाषित किया, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए परमिट सिस्टम वाली कट ऑफ तिथि क्या है? तो 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950, 1 मार्च 1947 या 19 जुलाई 1948। तो अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1948 इसका कट ऑफ डेट माना गया है। 19 जुलाई 1948 को भारत पाक आवाजाही के लिए परमिट नियम लागू हुआ। इससे पहले आने वाले को सीधी नागरिकता मिलती थी, बाद में आएंगे तो उसको परमिट लेना। अनुच्छेद 7 के अनुसार किस तारीख के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन करने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मानी जाएगी? कौन सा वह डेट है? 1 मार्च सन 1947। अनुच्छेद 7 के अनुसार 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता प्राप्त जो है, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को सामान्यतः कितने वर्षों तक भारत में रहना चाहिए? तो कितने वर्षों तक रहना चाहिए? 12 वर्षों तक रहना चाहिए उसको। देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए सामान्यतः 12 वर्ष आवश्यक निवास माना गया है। क्विक रिवीजन देखते हैं। नागरिकता को भाग 2 में परिभाषित किया गया है, जो 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 6 के अनुसार 14 जुलाई 1948 परमिट कट ऑफ डेट है। अनुच्छेद 7 के अनुसार 1 मार्च नागरिकता समाप्ति की तिथि। देशीकरण द्वारा 12 वर्ष उसको निवास की अवधि माना गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोग बताइए कितना आपका सही हुआ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल निरंतर अभ्यास ही इसका मार्ग होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।